हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी थी CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। और 3 कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट था ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। इन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था। और उसमें एक टॉपिक और था, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो था हमारा जॉन टेलर इफेक्ट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में, कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इससे पहले हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, आप पहले एक चीज़ देख लीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और वहां पर सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया। यहाँ से इस चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। कहाँ से? पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहाँ से आप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। और जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी, पीछे की क्लास मिस नहीं होगी, तो आगे वाले टॉपिक आपके ज़्यादा क्लियर होंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पर फॉलो करने के लिए आपको एक ID फॉलो करनी होगी। कौन सी ID है वो? फिजिक्स_गुरु_इंडिया। ये ID आप फॉलो कर लीजिए और वहां से आपकी जो भी क्वेरी है वो आप वहां से कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज में डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हमारी क्लास की तरफ चलते हैं, और आज का हमारा पहला ही टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो ये है हमारा इसमें आज का टॉपिक, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती क्या है? देखो, जब हमारा एक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स में एक तो हमारा मेटल होता है और एक हमारा क्या होता है? लिगेंड होता है। ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, जब इसमें मेटल आयन जो होता है लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है, जब मेटल आयन लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है तब वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब मेटल जो होगा लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगा तब ये हमारा क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस तरीके से ये क्या बनाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स। जब मेटल लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगा तब हमारा क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, जो ये हमारी रिएक्शन है, जब मेटल लिगेंड के साथ रिएक्शन करता है तब ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। मतलब इसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये ब्रेक भी हो जाता है, किसमें? मेटल में और लिगेंड में। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ही तो यही होता है, जब हमारी रिएक्शन जो हो जाती है वो पलट जाती है, जो रिएक्शन होती है वो पलट जाती है। तो ये जो हमारी मेटल लिगेंड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये जो रिएक्शन होती है हमारी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन में एक इक्विलिब्रियम भी बनता है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होती है हमारी साम्यावस्था। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमारा मेटल लिगेंड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है और उसमें एक इक्विलिब्रियम बन रहा है, ये सारी चीजें जो हैं ये सब 12th की हैं। ये 12th में इन चीजों को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था। 11th और 12th इन दोनों क्लासेस का मिक्स होके ही तो BSc में आता है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें आधी चीजें पीछे पढ़ चुके हैं हम। कहाँ? 12th में पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं को अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब जब इसमें जो हमारा इक्विलिब्रियम बन जाता है, इक्विलिब्रियम जो बन जाता है उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर देते हैं। मतलब जो हमारी रिएक्शन हो जाती है, जहाँ पे बैलेंस हो जाती है, रिएक्शन जो होती है जहाँ पे हमारी बैलेंस हो जाती है, बीच में हमारा इक्विलिब्रियम बनता है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रिएक्शन का, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं। देखिए, जैसे हमारी ये रिएक्शन है, इसमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया। क्या बन गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
इसको हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं। इस कांस्टेंट को हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से भी डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जहां पे हमारी रिएक्शन बैलेंस होती है, उस कांस्टेंट को, उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, ये चीज क्लियर हो गई। देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ, जब हमारा मेटल लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है तब एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये जो मेटल जब लिगेंड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। या तो ऐसे साइन बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन का ही तो साइन होता है। ये जो रिएक्शन है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसमें एक इक्विलिब्रियम भी बनता है। इस रिएक्शन में एक साम्यावस्था भी होती है, जहां पर हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है रिएक्शन में, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की फॉर्म में। तो ये चीज क्लियर हो गई। चलिए पहले इतने को लिख लेते हैं, इसमें पहले इतने को लिख लीजिए, आगे की चीजें फिर इसमें हम आगे समझेंगे। पहले थोड़ी थोड़ी चीजों को क्लियर करते चलिए। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, जब हमारा जो मेटल होता है, मेटल आयन होता है, वो रिएक्ट करता है लिगेंड के साथ, तब वो एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। यही लिखेंगे हम, व्हेन मेटल आयन रिएक्ट्स विद लिगेंड। जब हमारा मेटल आयन होता है लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद लिगेंड, तब क्या बनाता है वो, देन इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा वो, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देन इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये जो हमारी रिएक्शन है ये कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एंड द नेचर ऑफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल। द नेचर ऑफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल। हमारी जो नेचर है रिएक्शन की कैसी है, रिवर्सिबल है। जब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें क्या फॉर्म होगा, इसमें इक्विलिब्रियम बन जाएगी। सो इन इट इक्विलिब्रियम। So in it equilibrium will form, इक्विलिब्रियम बन गई। और जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रिएक्शन का, वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें आगे लिखेंगे, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम constant of reaction is used to define thermodynamic stability. Thermodynamic stability ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा रिएक्शन का, ये हमारी कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी डिफाइन कर सकते हैं हम उसको। अब ये तो बात हो गई इसमें हमारी कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अब आगे बात करते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रिएक्शन में कैसे कैसे हेल्प करता है। देखिए अब एक रिएक्शन है हमारी, इसमें हमने क्या लिया, हमने रिएक्टेंट लिया कुछ, और हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। ये हो गया हमारी रिएक्शन, रिएक्टेंट लिया और ये प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ ए और बी ले लिया और यहाँ पे प्रोडक्ट पी बन गया। तो ये जो अब हमारी एक बात बताइए आप कि जो हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी तो हमने पढ़ ली,
थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है ये चीज तो क्लियर होगी। अब इसमें जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई हो जाएगी, तब हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब ये बात क्या हुई, अगर हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी हाई हो जाएगी, तब हमारा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, तब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? अब हाई कैसे होगी, क्योंकि जब हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई होने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होगा, तब हमारे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा रिएक्टेंट से ज्यादा बनेगा। कैसे बनेगा? रिएक्टेंट से ज्यादा, क्योंकि जो हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जब हाई हो जाएगी, तो इस तरीके से समझिए कि जब कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की, वो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, और इस कंडीशन में जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब जब हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है रिएक्टेंट से, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा फॉर्मेशन है, किसकी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो ज्यादा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है, किससे, फॉर्मेशन ऑफ डिसोसिएशन से। मतलब जब हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन जो होता है, डिसोसिएशन का मतलब, डिसोसिएशन होता है हमारा चीजों को अलग अलग करना। अब देखिए यहाँ पे हमने दो चीजों को मिलाया और एक बना दी, तो ये क्या होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस एक से हम दो चीजों में तोड़ दिया इसको, हमने इस रिएक्शन को हमने किस में तोड़ दिया, दो अलग अलग चीजों में तोड़ दिया। ये जो रिएक्शन है ये हमारी रिवर्सिबल ही तो रिएक्शन है। देखिए जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल ही तो होती है, मतलब कि जो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन बनाने का जो रेट होगा, गति होगी, वो हमारी कैसी होगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ डिसोसिएशन। क्या होगी, इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ डिसोसिएशन। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स होगा ज्यादा स्टेबल, देखो टोटल बात क्या निकल के आई, हमारा कॉम्प्लेक्स जो होना चाहिए ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और वो किस कंडीशन में होगा, जब हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ डिसोसिएशन। तो टोटल चीज जो आई हमारी यही निकल के आई, यही हमें याद रखनी है इसमें, कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई होते ही हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब हाई होगा, तब हम हाई होगा जब हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा तेजी से बनेगा, ज्यादा तेजी से बनेगा इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ डिसोसिएशन, मतलब उसको अलग अलग करने की कंपैरिजन में। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था इसको हमने क्या बता दिया है कि यहाँ पे देखिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था रिएक्शन का, इज यूज्ड टू डिफाइन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की तरह भी डिफाइन किया जा सकता है। और ये जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, अब हमने क्या किया, यहाँ से स्टेबिलिटी का ही तो पता लगाया कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा कितना स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी का ही तो फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसको और नाम भी दिए गए हैं, कौन कौन से, जैसे एक नाम है इसमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म ही तो हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है तभी स्टेबल हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और दो नाम भी दिए गए हैं, अब इसमें आगे लिखेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इसका, इसमें हम आगे और चीजें लिखेंगे। इसमें आगे लिखिए, इसमें पहले क्या लिखेंगे, अगर जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगी उसमें हाई वैल्यू होगी किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, द कॉम्प्लेक्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी मोर स्टेबल। द कॉम्प्लेक्स having high value, the complex having high value of equilibrium constant will be more stable,
जो हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब वैल्यू हाई हो जाएगी तब हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा, देन द कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, तब जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस केस में जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी वो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी। बिकॉज, इसमें आगे लिखेंगे बिकॉज इन दिस केस the concentration of product क्या होगी? the concentration of product will be more than the concentration of reactant. The concentration of product will be more than the concentration of reactant. ये चीज क्लियर हो गई। जब हमारी जो कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या आप ऐसे भी बोल सकते हो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या ऐसे भी बोल सकते हो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज मोर देन द रेट ऑफ डिसोसिएशन। तो इसमें बोल सकते हो कैसे कि सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब ऐसे चलती है तो फॉरवर्ड ही तो होती है, और जब वापस आती है तो क्या होती है? बैकवर्ड होती है। तो ये क्या होगी इसमें? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होंगे ये? मोर देन द रेट ऑफ डिसोसिएशन। more than the rate of dissociation। हो गई ये चीज क्लियर कि जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा किससे? रेट ऑफ डिसोसिएशन, कि जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बनेगा इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कॉम्प्लेक्स को हमारे को अलग अलग करने को, कि हमारा मेटल अलग कर दिया और लिगेंड अलग कर दिया, ये हमारा कम होगा, कम स्टेबल हो जाएगा फिर ये। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें बात करते हैं कि जो हमारा ये क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसके कौन कौन से नाम होते हैं। इसमें आप आगे लिखेंगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इसमें आगे लिखिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसे क्या क्या नाम दिए गए हैं? अभी मैंने आपको बताया था, क्या बोला था? इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको? एक तो हमने नाम दिया था स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और दूसरा क्या बताया था हमने? दूसरा हमने नाम बताया था फॉर्मेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे मेन बात, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय बीटा से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ देखो, हमने इसमें दो चीज़ पढ़ी है। अभी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, बिल्कुल क्लियर होने वाली है।
कि जो हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है क्या होती है, जब हमारा मेटल लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है तब एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और इसमें एक इक्विलिब्रियम बनता है, और जो इक्विलिब्रियम बनता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उसको हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है तब हमारा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा बनता है। प्रोडक्ट ज्यादा बनने का मतलब क्या है कि हमारी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज्यादा स्पीडली हो रही है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो हो रहा है वो ज्यादा तेज बन रहा है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ डिसोसिएशन। प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट जो है हमारा ज्यादा स्पीड से बन रहा है इन कंपैरिजन टू डिसोसिएशन। ये स्पीड क्या हो रही है, लेस, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा तेजी से बन रहा है और जो डिसोसिएशन है वो कम स्पीड से हो रहा है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा अगर हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्पीडली बनेगा इन कंपैरिजन टू डिसोसिएशन। और जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हमने दो नाम और दिए हैं, कौन कौन सा, फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि हमने यहाँ से क्या बताया कि हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। अब ये तो बात हो गई कि ये क्या होता है और किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्स का हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ज्यादा है। आप सबने 12th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, लॉ ऑफ एक्टिव मास। 12th में या 11th में है ये टॉपिक, एक्टिव मास का लॉ ऑफ एक्टिव मास जरूर पढ़ा होगा 11th में। लॉ ऑफ एक्टिव मास से हम ये फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जो लॉ ऑफ एक्टिव मास निकालेंगे हमें कॉम्प्लेक्स में, तो हम क्या करेंगे, उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का वो देखेंगे स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की देखेंगे, और हम ये बताएंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। हम क्या करेंगे, क्या बताएंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। देखिए दो कॉम्प्लेक्स दे दिए, मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे हमें दो कॉम्प्लेक्स दे दिए, फर्स्ट और सेकंड। अब क्या करेंगे, हम एक्टिव मास फाइंड करेंगे, इस वाले का फाइंड करेंगे, इस वाले का फाइंड करेंगे। जिसका एक्टिव मास क्या होगा, जिसका एक्टिव मास हमारा ज्यादा होगा, जिसका एक्टिव मास हमारा ज्यादा होगा वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा और दूसरा वाला कम स्टेबल होगा। अब एक्टिव मास जो है ये सबने 12th में निकालने सीख रखे हैं। एक्टिव मास निकालने के लिए आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, वो ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा एटम्स दिए हुए हैं उनके मास याद होने चाहिए आपको, उनके मास, द्रव्यमान याद होने चाहिए, भार याद होने चाहिए आपको, तभी आप एक्टिव मास निकाल सकते हैं। देखो ये टॉपिक फिर बहुत बड़ा खिंच जाएगा अगर एक्टिव मास निकालना सिखाऊंगी मैं आपको। तो एक्टिव मास आपने सबने सीख रखे हैं 12th में, एक्टिव मास जो है आपने सबने सीख रखे हैं 12th में, तो यहाँ से आप उनको फाइंड कर सकते हो, किसके बेसिस पर, एक्टिव मास के बेसिस पर। तो ये चीज क्लियर हो गई। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें फिर आगे की बात बताएंगे। देखिए अब ये तो बात हो गई कि हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये होता है और इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो गई। अब इसमें एक चीज बताइए, जो हमारी बैकवर्ड रिएक्शन होगी उसका भी तो जिक्र आएगा कहीं ना कहीं, जो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि देखिए हमारा क्या है, ए और बी लिए दो, और हमारा क्या बन गया, यहाँ से प्रोडक्ट बन गया, और यहाँ से कैसी हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ से कैसी होगी, ये बैकवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड होगी, ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी। अब हमने फॉरवर्ड का जिक्र किया है तो हम बैकवर्ड रिएक्शन का भी तो जिक्र करना है हमें। तो जो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कि जो प्रोडक्ट बनाने का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, उसका जो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि डिसोसिएशन जो होगा उसके बारे में जो जिक्र करेंगे, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है उसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया, और जो हमारा डिसोसिएशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से। और ये जो होते हैं ये दोनों के ये आपस में उल्टे होते हैं। मतलब उल्टे कैसे, देखिए
ये कैसे इनवर्सली है एक दूसरे के, इनवर्सली है ये एक दूसरे के। अगर जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, कम हो जाएगा। और अगर हमारा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा करेंगे तो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और ये जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, मतलब जब हमारी बैकवर्ड रिएक्शन होती है, इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट या अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसमें आगे यही चीज लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द रेसिप्रोकल of stability constant और equilibrium constant, stability constant और equilibrium constant is known as, क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इज नोन एज अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय के एंड रिप्रेजेंटेड बाय के। और ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ये रिलेट करते हैं इनवर्सली। यहीं पे तो वर्ड लिखा हुआ है, ये आ रहा है इनवर्सली, रेसिप्रोकल, एक दूसरे से उल्टे होते हैं ये। तो यहाँ से हमने आज क्या कंप्लीट किया, ये हमारा जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है यहाँ से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये टॉपिक इसमें आगे और भी है, लेकिन इसमें आगे की चीज़ें हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप इतना कीजिए, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को लेकर हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्वेश्चंस जो हैं, हम आपके डाउट्स जो हैं वो सब क्लियर करे जाएंगे। आप फिलहाल इन चीज़ों को नोट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे और आगे की चीज़ों को भी समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए।